हेलो एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु। इन मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। वेलकम टू टुडे सेशन, जहां पर हम लोग करने वाले हैं 10 क्वेश्चंस कैन सेव यू फ्रॉम सिविक्स। तो अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जो सिविक्स का क्विक रिवीजन करना चाहते हो थ्रू क्वेश्चंस, या फिर कुछ चैप्टर्स है जो आपने छोड़ दिए होंगे और आप सोच रहे हो यार सिविक्स कोई करा दे, तो ये वाला सेशन आपके लिए बहुत जरूरी है। इस वीडियो को आप चाहो तो थोड़े स्पीड में देख सकते हो जिससे आपका रिविजन जल्दी हो जाए, पर ये वाले क्वेश्चंस डेफिनेटली करके आप एग्जाम देना। इन क्वेश्चंस को स्किप आपको नहीं करना है, वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एंड में मैं आपको एक असाइनमेंट टेस्ट भी देने वाली हूं इन सारे चैप्टर्स का। ऑलराइट, सो विदाउट मच डिले लेट अस स्टार्ट विद द सेशन। ठीक है, वीडियो को थम्स अप दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड डू नॉट फॉरगेट टू कीप ऑन फॉलोइंग अस हियर ऑन दिस चैनल, बिकॉज यू गाइज नो कि हम आपको जो भी देते हैं वो आपको एग्जाम में डेफिनेटली आएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, व्हाई डिड द श्रीलंकन तमिल्स फील एलियनेटेड? Explain these measures taken by Sri Lanka according to an act passed in 1956. तो आप क्या कहोगे? Why did Sri Lankan Tamils feel alienated? आप कहोगे श्रीलंका emerged as an independent country in 1948. जो democratically elected government है, they adopted the policy of majoritarianism and put forward a series of measures that established Sinhala supremacy. तो इस तरीके से आप अपना आंसर फ्रेम करोगे कि इंडिपेंडेंस जो है 1948 को मिला और जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसने मेजॉरिटेरियन पॉलिसी फॉलो की और उन्होंने कुछ मेजर्स लिए दैट एस्टैब्लिश सिन्हाली सुप्रीमेसी। ठीक है, इन 1956 एक एक्ट पास किया गया दैट मेड सिन्हालीज द ऑफिशियल लैंग्वेज। गवर्नमेंट ने प्रेफरेंशियल पॉलिसीज फॉलो की दैट फेवर्ड सिन्हालीज एप्लीकेंट्स इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज जॉब्स, in government jobs and colleges. The constitution was also amended जिसके थ्रू बुद्धिज्म, जो सिन्हालीज का मेन रिलीजन था, उसको जो है स्टेट रिलीजन बनाया गया। ठीक है, तो श्रीलंकन तमिल्स फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज वर लेड, दैट द श्रीलंकन तमिल्स फेल्ट दैट नो पॉलिटिकल पार्टीज वाज टेकिंग केयर या वाज रिस्पॉन्सिव टू देयर नीड्स एंड एस्पिरेशंस। जो गवर्नमेंट है दैट वाज दे वर कंटिन्यूअसली डिनाइंग देम, उनको नहीं दे रहे थे पॉलिटिकल राइट्स एंड दे स्टार्टेड फीलिंग एलियनेटेड इन देयर ओन कंट्री। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि श्रीलंकन तमिल्स जो है दे फेल्ट एलियनेटेड। इसके वजह से उन्होंने अपना जो है पॉलिटिकल रीजनल ऑटोनॉमी की मांग की भी, एलटीटीई का भी एस्टैब्लिशमेंट किया, एंड दे आस्क्ड फॉर अ सेपरेट तमिल ईलम। दिस लेड टू अ फाइनल सिविल वॉर इन द कंट्री। दिस लेड टू अ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट या सिविल वॉर इन द कंट्री। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, माई फ्रेंड्स ग्रैंडफादर हैड गॉन टू बेल्जियम ड्यूरिंग 1950s and 1960s and worked in a chocolate factory. He expressed that he witnessed tensions between the Dutch-speaking and French-speaking communities during this time in Belgium. Justify the statement with 2 reasons. तो यहाँ पर आपको बताना है कि 1950s और 60s में क्या कॉन्फ्लिक्ट था बिटवीन फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग। तो ये तो बहुत ही आसान है, आपको बोलना है कि बेल्जियम में देवर 3 लैंग्वेज स्पीकिंग कम्युनिटीज, फ्रेंच स्पीकिंग, डच स्पीकिंग, जर्मन स्पीकिंग। ओवरऑल बेल्जियम में आपके 2 थे, फ्लेमिश रीजन और वेलोनिया रीजन, है ना। जो डच स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी, आप या तो स्टैटिस्टिक्स लिख लो कि इतने जो है फ्रेंच स्पीकिंग थे या बेल्जियम स्पीकिंग थे। अगर आप स्टैटिस्टिक्स नहीं भी लिखते हो तो कोई बात नहीं, जैसे मुझको नहीं याद होता तो मैं नहीं लिखूंगी, है ना। तो आप क्या लिखोगे कि यहाँ पर जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी इन द कंट्री वाज इन द माइनॉरिटी एंड डच स्पीकिंग वाज इन द मेजॉरिटी। लेकिन जो ब्रसेल्स था, जो कैपिटल था, वहाँ फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज इन द मेजॉरिटी एंड डच स्पीकिंग वर इन द माइनॉरिटी। जो फ्रेंच स्पीकिंग मेजॉरिटी थी दे वर पोलिटिकली एंड इकोनॉमिकली मोर डेवलप्ड दैन द डच स्पीकिंग माइनॉरिटी, जिसके वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्यूट कॉन्फ्लिक्ट होने लगा था इन बोथ लैंग्वेज ग्रुप्स। ठीक है, आप ये लिख सकते हो। स्टैटिस्टिक्स लिखोगे तो और भी अच्छा लगेगा। Why has federalism succeeded in India? Which were the policies adopted by India that ensured its success? तो आप कह सकते हो federalism was succeeded in India because despite constitutional provisions that supported federalism, India also took up some practices to show federalism. ऐसा नहीं है कि सिर्फ constitutional provision में ही federalism का concept था, उसने कुछ ऐसे practices की, कुछ measures लिए that showed federalism. ठीक है, तो आप ये point बोल सकते हो। The policies adopted by the India ensured that one successful क्यों है, क्योंकि हम लोगों ने linguistic state का concept किया। हमारे यहाँ जो states था that was divided on the basis of language, and instead of dividing our country it made us more united. तो that means कि हमारे यहाँ federalism successful था और regional diversity को हमने promote किया।
ठीक है। दूसरा है लैंग्वेज पॉलिसी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसी एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज प्रोक्लेम नहीं किया गया। हिंदी के अलावा 21 अदर लैंग्वेजेस वर रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे यहाँ कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। तीसरा, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। हमारे यहाँ एक प्रॉपर डिवीजन है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, पावर इज डिवाइडेड। दिस हैज बीन डन थ्रू लेजिस्लेटिव लिस्ट्स कॉल्ड द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स है उस पर ओनली द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक अ लॉ, जैसे लॉ एंड ऑर्डर हो गया। यूनियन गवर्नमेंट में जो भी सब्जेक्ट्स है ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक अ लॉ। तो इस तरीके से दिस एंश्योर्स दैट पावर इज इक्वली डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड दिस हैज लेड टू द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इस तरीके से आप लिख सकते हो। डिसेंट्रलाइजेशन भी शो करता है कि हमारे यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर काफी सक्सेसफुल रहा है, बिकॉज वी हैव नॉट ओनली शेयर्ड पावर विद द स्टेट गवर्नमेंट बट ऑल्सो विद द लोकल गवर्नमेंट, दैट इज पंचायत इन विलेजेस एंड म्युनिसिपैलिटीज इन अर्बन एरियाज। ठीक है। चौथा क्वेश्चन, the Indian Constitution provides 3 lists to distribute the legislative powers. State any 2 subjects that are included in the union list. तो 2 subjects कौन सा है जो union list में, कोई भी लिख सकते हो, currency, defense, banking. In which list is the subject education? Education concurrent list में है। इसका मतलब बोथ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन एंड व्हाई, बिकॉज एजुकेशन इज अ सब्जेक्ट मैटर दैट इज ऑफ इंपॉर्टेंस बोथ एट द नेशनल एंड द लोकल लेवल। ठीक है। ऑल राइट, डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिटरी एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी, फेडरल। तो यूनिटरी लेवल ऑफ गवर्नमेंट में ओनली 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है, मोर देन 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके पास सारी पावर होती है, ऑल पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। पर जो फेडरल गवर्नमेंट होता है उसमें पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंट्रल एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ठीक है। फिर आप एग्जाम्पल दे दो यूनिटरी गवर्नमेंट का, जैसे चाइना हो गया है ना, और एग्जाम्पल ऑफ अ फेडरल गवर्नमेंट इज इंडिया, राइट। इंडिया हो गया, बेल्जियम हो गया वगैरह, कैनेडा हो गया, right? Sri Lanka is unitary, Spain is unitary. The exact balance of power between the central and the state government varies from one federation to another. Substantiate the statement with suitable examples. तो balance of power central और state government में हर देश में अलग अलग है, हर federation में अलग अलग है। That is why we divide federations on the basis of the power between central and state government, between coming together federation और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन होता है व्हेन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स कम टुगेदर एंड रिटेन देयर आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी रिटेन करते हैं, सॉवरेनिटी को पूल करते हैं और सिक्योरिटी के लिए साथ में मिलते हैं। हियर द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैव द सेम पावर एज द सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर एक ही होती है। पर यहाँ पर अगर हम बात करें होल्डिंग टुगेदर में वन बिग कंट्री डिवाइड्स या डिसाइड्स टू डिवाइड पावर बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स टू एंश्योर डाइवर्सिटी, है ना, पावर शेयरिंग के लिए। और यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट इज अ लिटिल मोर पावरफुल देन द स्टेट गवर्नमेंट। और यहाँ पर एक बच्चे ने मुझे बहुत मस्ती ट्रिक बताई सीखने के लिए एग्जाम्पल। तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन में यूएसए इज द एग्जाम्पल। यूएसए में एक तो अमेरिका, यूएसए आ गया, स्पेन एंड ऑस्ट्रेलिया। एंड होल्डिंग टुगेदर का एग्जाम्पल है एसबीआई, राइट। एसबीआई में कौन से आ गए? इंडिया, इंडिया, मैं क्यों भूल रही हूं? एसबीआई था ना। ओके, आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बताना कि एस और बी क्या था। ठीक है, दैट इज योर होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम, सॉरी, इंडिया, स्पेन, बेल्जियम। ठीक है, इंडिया, स्पेन, बेल्जियम। एंड यहाँ पर एग्जाम्पल है आपका यूएसए का, दैट इज यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। मुझे पता है स्पेन है, बट यहाँ पर एक्रोनिम्स ने मुझे कंफ्यूज कर दिया, इसलिए एक्रोनिम्स कैन समटाइम्स ऑल्सो बी बैड। बट एनीवेज यूएसए में यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, और एसबीआई में स्पेन, बेल्जियम एंड इंडिया। ठीक है, गुड वन।
All right. What is the meaning of decentralization? Decentralization is when power is taken from the central and state government and given to the local government. Explain 5 provisions जिसने strengthen किया third tier of government after the constitutional amendment of 1992. तो यहाँ पर आप बोलोगे state election commission establish की गई to ensure कि elections जो है वो regularly हो, regular intervals में हो. Elections को compulsory किया गया. रिजर्वेशन फॉर SC एंड ST किया गया. रिजर्वेशन ऑफ 1/3 सीट्स फॉर वुमेन किए गए. एंड 5वां है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, है ना. ये इंश्योर किया गया कि लोकल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट जो है थोड़े फंड्स देगी एंड दे विल हैव देयर ओन फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दैट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, या फिर दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड. ऑलराइट, अगला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया या नेसेसिटी और यूटिलिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज. तो आप कहोगे कि मॉडर्न डेमोक्रेसी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टी. क्यों जरूरत है? पहला, क्योंकि अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो एवरी कैंडिडेट विल ओनली टेक केयर ऑफ देयर ओन कॉन्स्टिट्यूएंसी. वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए अकाउंटेबल होंगे. नो वन विल टेक केयर ऑफ द एंटायर कंट्री एंड नो वन विल बी एबल टू मेक मेजर पॉलिसी चेंजेस, है ना. दूसरा आप बोल सकते हो कि देन द गवर्नमेंट बनेगी, अलग अलग कोई ना कोई गवर्नमेंट बनाएगा, लेकिन गवर्नमेंट की कोई यूटिलिटी नहीं रहेगी बिकॉज देयर इज नो नेशनल गवर्नमेंट ना. जैसे हम सब ने सोचा कि यार हम सब जीत गए, हम सरकार बना लेते हैं, लेकिन हम लोगों में कोई यूनिटी नहीं है. हम सिर्फ अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए काम करते हैं. सो देयर विल बी नो यूटिलिटी फॉर द गवर्नमेंट. तीसरा है, अगर हम पंचायत लेवल का इलेक्शन देखें जहां पर पॉलिटिकल पार्टीज अलाउड नहीं है, अ नॉन पॉलिटिकल पार्टी पंचायत इलेक्शन, तो वहां पर भी इलेक्शन टेक प्लेस. जब इलेक्शन टेक प्लेस, द डिफरेंट वार्ड्स ऑफ द विलेज गेट्स स्टार्ट्स एक्टिंग एज पॉलिटिकल पार्टीज, है ना. तो यहाँ पर भी विलेजेस जो है स्प्लिट हो जाते हैं इनटू मोर देन वन फैक्शन एंड ईच फैक्शन जो है अपने पैनल ऑफ कैंडिडेट्स खड़े करते हैं कि यार ये वाला, ये तो इस बंदे का 5 लोग हैं, ये तो इस बंदे के 5 लोग हैं, है ना. पैनल ऑफ कैंडिडेट्स खड़े करते हैं, वेरी सिमिलर टू अ पॉलिटिकल पार्टी. सो नो मैटर हाउ बिग और स्मॉल अ मॉडर्न डेमोक्रेसी इज, दे टेंड टू एक्ट लाइक पॉलिटिकल पार्टीज. ठीक है. द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज ऑल्सो लिंक टू द इमर्जेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट. एज सोसाइटीज लार्जर हुए, हमारे ओपिनियंस, हमारे डिफरेंट व्यूज डाइवर्सिफाई हो रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हेल्प इन रिफ्लेक्टिंग ऑल ऑफ दोज व्यूज इन द पब्लिक स्फीयर, है ना. रिफ्लेक्ट करता है वो सारे पॉलिटिकल व्यूज को. तो आप ये सारे पॉइंट बोल सकते हो. क्वेश्चन 9, the multi-party system often appears very messy and leads to political instability. At the same time, this system calls for a variety of interest and opinion to enjoy political representation. Justify the मतलब, तो आपको इसमें मल्टी पार्टी सिस्टम के बारे में बोलना है. तो आप कहोगे सबसे पहले कि मल्टी पार्टी सिस्टम वो सिस्टम होता है जहां पर मोर देन 2 पार्टीज हैव द चांस टू फॉर्म अ गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल, है ना. मोर देन 2 parties have a chance to form the government at a national level. Usually in a multi-party system, either an alliance wins the election या फिर a coalition party is formed, है ना. Usually ऐसा होता है. तो इसके benefits क्या है? काफी ज्यादा variety of interest और opinions represent हो जाते हैं क्योंकि इतनी सारी political parties है. And it also strengthens democracy because आप voters have a choice to choose between different political parties, है ना. तो it is more democratic. राइट. उसका डीमेरिट ये है कि कोलिशन गवर्नमेंट इज ऑफन मेसी, है ना. थोड़ा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वो कर सकता है क्योंकि अ डिसीजन लाइक अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग इज नॉट डन एंड इट ऑफन अपीयर्स बाई इट लीड्स टू डिफिकल्ट, और फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट भी इतना अच्छा नहीं होता. मतलब इट्स नॉट ईजी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, काफ़ी इंस्टेबिलिटी रहती है. स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी. इंडिया इज अ जोग्राफिकली वेरी लार्ज और डाइवर्स कंट्री, इसीलिए हमारे यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है. ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हो. ठीक है. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 10. डिफरेंशिएट बिटवीन डेमोक्रेसी एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. हाउ कैन यू से डेमोक्रेसी इज बेटर दैन डिक्टेटरशिप? डेमोक्रेसी इज अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल. इवैल्यूएट करो. तो उसमें आप कहोगे डेमोक्रेसी ट्रांसपेरेंट, लेजिटिमेट, अकाउंटेबल गवर्नमेंट है, पर डिक्टेटरशिप ऐसा नहीं है. वो अपने डिस्क्रिशन पे अपने मन मर्जिया डिसीजन लेती है. डेमोक्रेसी फ्रीडम प्रोवाइड करती है, पॉलिटिकल इक्वालिटी प्रोवाइड करती है, वाइल डिक्टेटरशिप में ऐसा नहीं होता है. डेमोक्रेसी डिग्निटी एनहांस करती है. डेमोक्रेसी में डिसीजन मेकिंग डेलिब्रेशन और नॉर्म्स और प्रोसीजर्स के थ्रू होता है ना. डेमोक्रेसी में यू हैव द रूम टू करेक्ट योर ओन मिस्टेक्स. डेमोक्रेसी इज रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स ऑफ द पीपल, है ना. ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ लिख सकते हो. ठीक है. अच्छा, अब मैंने 10 क्वेश्चंस दिए आपको टेस्ट असाइनमेंट में. मेक श्योर कि आप उस लिंक को क्लिक करो एंड यू डू द टेस्ट असाइनमेंट एंड दैट इज इट गाइज. मेक श्योर कि आप ये सारे क्वेश्चंस जो है रिवाइज जरूर करना. रिवाइज करने के बाद ही जाना. चाहो तो आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हो. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यू हैव अ लिंक, यू क्लिक ऑन इट एंड यू विल बी एबल टू डाउनलोड द एंटायर PDF ऑफ द सेशन. दिस इज योर मास्टर सुरभि गुप्ता साइनिंग आउट. मास्टर सुरभि.
This is your master teacher Survi signing out. I will see you in the next session. Best of luck for your exams. Bye bye.